हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। आइए देखते हैं उन आर्टिकल्स में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक, तो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से स्टार्ट होता है। 25 सब 26 हमने पहले ही देख लिया है। दो अधिकार और हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक क्रियाकलापों से आप जितना धन अर्जित करेंगे उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक, जब आप आर्टिकल 26 को पढ़ेंगे तो उसमें ये बात कही गई है कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका संचालन अच्छे से हो सके इसलिए वहाँ पर आप दान पेटी लगा सकते हैं और उससे आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो अगले अनुच्छेद में यानी 27 अनुच्छेद में ठीक उसी बात को समझाया गया है। उसमें ये बात कही गई है कि आप धार्मिक कार्य से जितना पैसा इकट्ठा करेंगे उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बात हो गई कि धार्मिक कार्य द्वारा जितना भी धन अर्जित हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना भी संपत्ति अर्जित हो जाए उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक, और इसी का फ़ायदा बड़े बड़े अधिकारी उठाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं? जैसे यदि उनके पास बहुत सारा धन आ गया या घूस वगैरह जब उनको मिलती है तो उन्हें पता है कि यदि इसे अकाउंट में डालेंगे तब भी पकड़े जाएंगे, घर में रखेंगे तो भी खतरा है, सीबीआई वाले कभी भी जांच कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में, ठीक, वहाँ के जो बड़े बड़े पुजारी होंगे उनसे डील करेंगे 1%, 2% ऐसे पर। ठीक, कि हमारा इतना पैसा आप रख लीजिए, उसका हम 2% आपको देंगे। अगर वो 10 करोड़ अगर रखता है तो 10 करोड़ का 2% भी बहुत है, 5% देगा तो भी बहुत है। ठीक, तो यानी कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं इसका मिसयूज भी करते हैं, मगर अब क्या किया जा सकता है। ठीक, आगे दिया गया है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले जितने भी संस्थान होंगे, जितने भी स्कूल हो गए, ठीक, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का मतलब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक, ऐसा नहीं कि बताना ही नहीं है कि ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, वो सब ठीक है कि आप ये बता सकते हैं कि हमारे जो भारत की संस्कृति है उसमें इतने सारे धर्म के निवासी एक साथ रहते हैं, मगर किसी विशेष धर्म को लेकर के आप उसका प्रचार प्रसार ऐसे स्थानों पर नहीं कर सकते जो सरकारी खर्च पर चल रहे हो। ठीक, यानी कहने का कुल तात्पर्य ये है, अभिप्राय ये है कि सरकारी जितने संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान, वहाँ पर किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप के लिए विवश किया जाएगा। पता चला कोई ऐसा कॉलेज है या ऐसा स्कूल है जहाँ के सभी सभी के सभी टीचर जो हैं वो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं और उसमें कोई एक लड़का पढ़ने चला गया जो अलग धर्म का है, ठीक, और उससे वो किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, और न ऐसा नहीं कर सकते कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो वगैरह वगैरह चीज़ें, और ना ही वो ऐसा कोई ज्ञान दे सकते हैं। तो कहा गया कि सरकारी खर्च पर जो भी शिक्षण संस्थान चलेगा उसमें किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 27 और 28। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक, कि शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद दिया गया है आपके 29, 30 और 31 में। वैसे मुख्यतः 29 और 30 ही है, 31 नहीं उसमें। ठीक, तो जो पहला अनुच्छेद है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का के तहत 29वां अनुच्छेद, उसमें कहा गया है कि संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म या जाति के आधार पर कोई भी संस्था या कोई भी राज्य आपको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। ठीक, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो अधिकार है वो शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कहा गया है अनुच्छेद 29 में कि आपकी संस्कृति चाहे जो भी हो, ठीक, यानी अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से लोगों के रहने का ढंग अलग अलग होता है, चीज़ों को सेलिब्रेट करने का ढंग अलग अलग होता है, सबकी संस्कृति में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। ठीक, तो कहा गया है
कि आपकी संस्कृति जैसी भी हो, चाहे आप आदिवासी परिवार से बिलॉन्ग करते हो, ठीक? या फिर आप सामान्य यानी सामान्य जो ट्रिब्यूट है, यानी जो जनजातियाँ हैं उससे आप संबंधित हैं। तो आपकी संस्कृति कुछ भी हो, ठीक? आपकी जाति कुछ भी हो, आपकी भाषा चाहे जो भी हो, आपकी लिपि चाहे जो भी हो। लिपि का मतलब है लिखने का तरीका। जैसे हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, ठीक? और उसके बाद जो ये लिखी जाती है उर्दू, वो खरोष्ठी लिपि है, उल्टी दिशा में लिखी जाती है। तो लिपि का मतलब है लिखने का तरीका, लिखने का ढंग। तो ये कहा गया है कि कोई भी शिक्षण संस्था हो जो शिक्षा प्रोवाइड कराता है, वो आपकी संस्कृति, आपके लिखने का तरीका, आपकी भाषा, आपकी धर्म, आपकी जाति या आपके जन्म स्थल, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। जैसे कि यदि कोई आदिवासी जनजाति से बिलॉन्ग करता है और वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके वस्त्र पहनने का ढंग अलग-अलग होता है, ठीक? यानी वो अलग-अलग प्रकार के आभूषण वगैरह पहनते हैं, छोटे-छोटे उनके कपड़े होते हैं, ठीक? बस नीचे लंगोटा की तरह लपेटे रहेंगे, बाकी पूरा ऊपर का तल वैसा ही है। तो अगर कोई आदिवासी परिवार से उठ कर के कोई आता है और वो किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक? और वो वाले लोग उसे मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा ये जो गेटअप है, इस गेटअप के साथ तुम नहीं आ सकते। तो वो गेटअप उसने जानबूझकर नहीं धारण किया है, वो उसकी संस्कृति का एक हिस्सा है और आप उसे चाहते हैं कि अब वो इस तरह वो यहाँ पर ना आए, तो वह व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है, जाएगा, ठीक? आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आप उसके संस्कृति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो सबको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो शिक्षा के बारे में बोला गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान आपकी संस्कृति, लिपि, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर आपको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकती, ठीक? आगे आता है अनुच्छेद 30, ठीक? अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपना स्वयं का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और ये भी याद रखिए, प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो सबसे प्रथम अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 30 में कहा गया है, किया गया है, ठीक? तो कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होती है। अल्पसंख्यक 2 प्रकार से होते हैं, एक धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, ठीक? तो इन तीनों के आधार पर, यानी कहने का मतलब है जो लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर भाषा की बात की गई है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है कि भाषा और जाति दोनों, ठीक? तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होने का मतलब कुछ जगह ऐसी है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश भाषा का प्रचलन बहुत है और हिंदी भाषा का क्या है, प्रचलन उतना अधिक नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि नीचे जो है यानी दक्षिण भारत में जो हिंदीवादी लोग हैं वो अल्पसंख्यक है और जो अंग्रेजीवादी लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुसंख्यक हैं, ठीक? तो कहा गया यदि आप भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हैं या उसके बाद धर्म या जाति के आधार पर भी अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो आप अपना एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसके खर्च के लिए सरकार आपको पैसे देगी, ठीक? अब इसकी बात को पूर्ण रूप से समझिए। जैसे आप जानते हैं कि अब जो संस्कृत भाषा है, वो उसे देव भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक? परंतु उसे बोलने वाले, उसे जानने वाले, उसमें इंटरेस्ट लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक? अभी अगर पूरी क्लास है, क्लास आप 10th में है, 11th में, 12th में है, उसमें कोई एक लड़का ऐसा हो जो आपको संस्कृत में इंटरेस्ट लेता हुआ दिखे, तो सब उसे बड़ा अजीब ढंग से देखेंगे। अरे ये तो पंडित जी हैं, ठीक? पंडित जी प्रणाम। उसके मज़े लेने स्टार्ट कर देंगे वो लोग। तो ऐसा होता है कि जब आप बहुसंख्यक के बीच में रहना प्रारंभ करेंगे, तो आपको थोड़ा अजीब महसूस होता है, ठीक? आप उतने अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते, तो आपकी सहजता को बरकरार कर रखने के लिए यानी सरकार आपको वैसा माहौल देना चाहती है कि आपको ऐसे जगह भेज दे, जहाँ पर आपके आस-पास के लोग भी आपके तरह ही हों, ठीक? यदि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे जगह पर नहीं रहा हो, उसे किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सभी लोगों का स्टैंडर्ड यानी जीवन का स्तर अच्छा है
उसका निम्न है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको उसकी जीवन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो अपने आप को बहुत असहज, असुरक्षित महसूस करेगा। तो ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में ना हो, इसलिए सरकार कहती है कि यदि आप किसी चीज़ को जानने या समझने की इच्छा रखते हैं और आप लोगों की संख्या कम है, तो आप लोग अपना एक अलग संस्था बना सकते हैं, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मदरसा होता है, मदरसा आपने देखा होगा जिसमें उर्दू भाषा को महत्ता दी जाती है, उर्दू भाषा सिखाई जाती है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू को महत्व देते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग संस्था बना दी गई जहाँ पर सभी लोग वही हैं जो उर्दू में इंटरेस्टेड हैं, ठीक। और जैसे एक बनारस में है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ठीक। वो भी इसीलिए बनाया गया कि जितने लोग संस्कृत में इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पर आकर संस्कृत भाषा में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकते हैं, ठीक। बनारस में है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो सरकार आपको प्रोवाइड करती है। यदि आप अल्पसंख्यक हैं, आपको ज्ञान चाहिए, तो हम आपको वैसा माहौल भी देंगे और आप अपनी संस्था बनाइए, उसके वहन के लिए हम पैसा भी देंगे। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 30। तो आपने देखा जैसा कि अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा को लेकर के और आपकी संस्कृति, इन दोनों को लेकर के ही कानून बनाए गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। एक अब आते हैं आर्टिकल 31। तो आर्टिकल जो 31 है, इसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार का मतलब जो चीज़ हमने खरीद लिया वो अब हमारी हुई, ठीक। ऐसा तो सभी लोग मानते हैं कि जो चीज़ हमने पैसा देकर खरीद लिया, जो ज़मीन हमने खरीद ली, वो हमारी हो गई, ठीक। ऐसा पहले होता था, परंतु भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किया गया। 1978 में मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और उसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया, यानी अनुच्छेद 300 के क में इसे रखा गया है। अब इसे हटा दिया गया है, प्रतिस्थापित करके मूल अधिकार न बना करके अब इसे रखा गया है कानूनी अधिकार के तहत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार का मतलब होता है आप ज़मीन खरीदिए, जब तक रहना चाहते हैं रहिए, मगर सरकार को जब भी उस भूमि की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा नहीं कि वो आपसे निवेदन करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि वहाँ से हट जाइए, वो ज़मीन हमें दे दीजिए, ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार आपको तुरंत वहाँ से टर्मिनेट कर सकती है, हटा सकती है। इसका मतलब यही है कि आपकी संपत्ति तो है, परंतु वो कब तक वहाँ पर रहेगी, नहीं रहेगी, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप कोई एक भूमि खरीदते हैं, ठीक। भूमि आपने खरीद ली, भूमि खरीदने के बाद आपने घर वगैरह बनाया, घर वगैरह बन गया। उसके बाद आप वहाँ पर आपको पानी तो चाहिए होगा पीने के लिए। अब वहाँ पर आप बोरिंग करा रहे हैं कि एक ताज़ा शुद्ध जल हम रोज़-रोज़ पी सकें, नहा सकें, तो आप बोरिंग कराएँ। अब बोरिंग कराते-कराते बाई चांस वहाँ पर निकल गया पेट्रोल, ठीक। अब पेट्रोल निकल गया, अब जो पूरा देश है, ठीक, संविधान में ये कहा गया है कि जो पूरा देश है, उसकी भूमि, उसके वन, उसके नदी, झरने, ये सभी सरकार के अंडर में आएँगे, ठीक। तो ये जो भूमि है वो भी तो सरकार की ही है, ठीक। तो अब जैसे ही वहाँ पर पेट्रोल मिलेगा, तो अब वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। सरकार आएगी, आपको पैसा देगी और आपको वहाँ से हटा देगी। कहेगी कि ये सरकारी संपदा है, इस पर सरकार का अधिकार है, आप इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते, ठीक। टर्मिनेट कर देगी आपको। तो ये कहा गया कि ठीक है, आप हटाना चाहते हैं, हटा दीजिए, मगर हमारा कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ख्याल रखा गया। तो उन्होंने जारी कराया भूमि अधिग्रहण बिल, ठीक। भूमि अधिग्रहण बिल क्या है? भूमि अधिग्रहण बिल यह नागरिकों को, जिससे आप भूमि ले रहे हैं, उसको ये अधिकार प्रदान करता है कि आप उसको कम से कम वह मूल्य ज़रूर देंगे जो वर्तमान समय में उस एरिया में भूमि का मूल्य चल रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की कीमत अलग-अलग होती है। तो जब आप उस व्यक्ति से भूमि ले रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, तो पता चला बेचारा 50 लाख दे करके भूमि खरीदा था और 20-30 लाख रुपया उसका घर मकान बनाने में लग गया और आप उसको 20 लाख दे करके भगा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते।
तो भूमि का जो बाजार में मूल्य चल रहा होगा उसी मूल्य के बराबर आप उसको धन देंगे। वैसे सरकार उससे अधिक ही देती है, ठीक। तो उसका उचित मूल्य देंगे और उस व्यक्ति को वैसी भूमि प्रदान करेंगे कहीं और, ठीक। फिर उसके बाद आप उस भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में ये बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था हमारे पास मौलिक अधिकार के रूप में, उसे हटा करके अब 300 अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जो अब एक सरकारी अधिकार है। ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया, आपने अच्छे से समझा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को भी समझा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, ठीक, जो कि है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इतना पावरफुल है कि इसे भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है, ठीक। क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है वो हमारे मूल अधिकारों का क्या करता है, रक्षक है, ठीक, रक्षा करता है। जो अनुच्छेद 32 है उसे मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे इस जो अनुच्छेद 32 है उसमें कहा गया संवैधानिक औपचार। संवैधानिक औपचार का मतलब होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। अब ये आपको अधिकार देता है कि आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यदि आपके मौलिक अधिकारों में कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है, वो व्यक्ति हो या राज्य हो, ठीक, यदि वो आपके मौलिक कर्तव्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो आपके पास अधिकार है कि आप हाई कोर्ट नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई अगर कोई एक घटना होगी तो आपकी सुनवाई को पहले रखा जाएगा, ठीक। इतना अधिकार है आपके पास अनुच्छेद 32 के तहत। अब अनुच्छेद 32 में इसे संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, ठीक। अनुच्छेद 32 में 5 बातें कही गई हैं। उन 5 यानी आपको कुल 5 शक्तियाँ दी गई हैं, उन 5 शक्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो पहली जो शक्ति है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहा जाता है हॉबियस कर्पस, ठीक। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि जब कोई भी पुलिस अधिकारी आपके घर परिवार या सदस्य जनों को किसी को भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए जेल में रखता है और आपके पास उसका कोई एविडेंस हो, ठीक। तो आपको बताया गया था कि आप जा सकते हैं जेल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर आप वो एविडेंस दिखाएंगे तो जो जज साहब हैं वो तुरंत जारी करेंगे हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आपने जिसे बंदी बनाया है उसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, यानी पूरा सशरीर जिंदा उस आदमी को हमारे सामने लाइए, प्रस्तुत कीजिए और रीज़न बताइए कि आपने इसे 24 घंटे से अधिक जेल में क्यों रखा। अगर रीज़न परफेक्ट हुआ, ठीक, लॉजिकल हुआ, सही निकला, तब तो जो जज साहब है आपको छोड़ देंगे। नहीं तो अगर तथ्य आपका झूठा निकला और आप किसी प्रकार का झोल कर रहे हैं तो वहीं पर जज साहब आपकी छुट्टी कर देंगे। कहेंगे कि बहुत सेवा कर ली आपने इस पोस्ट पर रहकर और इसका बहुत मिसयूज़ कर लिया, हम आपको आपके पद से पदच्युत करते हैं, जाइए जाइए जाइए, ठीक, हट जाइए। अब यहाँ पर कोई और व्यक्ति आएगा, ठीक। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपके घर सदस्य जनों को 24 घंटे से अधिक जेल में रखता है तो आप जाएंगे, तो जो रीट निकालते हैं, रीट का मतलब जो अधिकार पत्र निकालते हैं, जो वो लेटर जारी करते हैं, उसको कहा जाएगा हॉबियस कर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरा आया है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस। मैंडेमस इंग्लिश में कहा जाता है। परमादेश कब जारी किया जाता है या कब आप लागू करवा सकते हैं, तो कहा गया जब कोई पब्लिक सर्वेंट हो और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी अच्छे से ना कर रहा हो, ठीक। यानी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब जो सरकारी टीचर हैं पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी डॉक्टर पब्लिक सर्वेंट है, यानी जितने भी सरकारी लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही हैं, जनता की सेवा करने के लिए ही है, ठीक। तो पता चला पब्लिक सर्वेंट में जो मास्टर साहब हैं, सुबह सुबह 8 बजे का स्कूल है, पहली बात तो 9 बजे जाते हैं, 9 बजे जाकर घंटा वंटा लगाकर क्लास में बैठकर खैनी बना लिए। खैनी बनाने के बाद मुंह में रख लिया। मुंह में रखने के बाद
अपना आराम से कुर्सी पर सो रहे हैं क्लास में बैठकर, और जो छोटे छोटे टुल्लू टुल्लू जैसे बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं। आपने देखा, अरे ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है, ठीक। या डॉक्टर साहब हैं कोई, ठीक, उनको रोज जाना चाहिए इतने समय पर, क्योंकि रोगी पहले से पहुंचा हुआ है, और वो रास्ते में ऐसे चल रहे हैं जैसे मूंगफली खाने के लिए अभी उनके मन में विचार चल रहा हो कि पहले मूंगफली खरीदे, फोड़ कर खाते हुए चलेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा, मज़ा भी आएगा, ठीक। तो उनकी ड्यूटी है कि वो टाइम से पहुँचे, लोगों का इलाज करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप कोई एक एविडेंस बनाइए, यानी वीडियो वगैरह बना लीजिए, और आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और उसे प्रस्तुत कीजिए। और जैसे ही प्रस्तुत करेंगे, जज साहब एक रीट निकालेंगे, एक लेटर निकालेंगे, ठीक, जिसे कहा जाएगा परमादेश, मैंडेमस। अब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ तुम अपनी पब्लिक ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक। अब जानते ही हैं काला आदमी क्या बताएगा, काले कर्म कर करके थक गया है, अब उसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं और लास्ट में पकड़ा जाएगा। और जैसे ही पकड़ा जाएगा, फिर जज साहब करेंगे कि आप भी देश की सेवा करते करते तृप्त हो गए हैं, अब आप एक काम कीजिए कि इस पद को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठे, और जज साहब आपको प्रेम से उस पद से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका दूसरा अधिकार। तीसरा कहा गया अधिकार परीक्षा, को वारंटो, ठीक, यानी इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। अधिकार परीक्षा कब आप जारी करवा सकते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति, ठीक, अपने पद से हट कर कोई कार्य कर रहा हो, ठीक, यानी वो उसका पद नहीं है परंतु फिर भी उस पद पर आसीन होकर वो कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं अधिकार परीक्षा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, या फिर उसके बाद जहाँ पर आप जाते हैं सरकारी क्लिनिक वगैरह में, कि डॉक्टर साहब अपने यहाँ एक आध दो लड़के रखे होते हैं जिनको वो सिखाते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो। अब कोई व्यक्ति आया, ठीक, अब उसे इंजेक्शन लगाना है, और वो इंजेक्शन बहुत परफेक्टली लगाना है कि ये जो इंजेक्शन है एकदम नस में लगना चाहिए, मांसपेशी में अगर लगा तो व्यक्ति की जान जा सकती है, इतना रिस्क है। अब वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अरे कौन सी बड़ी बात है, जाओ लगा दो, ठीक। और वो अपने यहाँ छोटे छोटे लड़के रखे हुए हैं जिनके पास कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो उन्हीं से ये सारा काम करवा रहे हैं। तो अब इसमें व्यक्ति के जान के जाने का जोखिम है, और आपको बताया गया है कि आपकी प्राण लेने की स्वतंत्रता तो आपके खुद के पास नहीं है, तो कोई दूसरा भला ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो यानी वो पोस्ट उसका नहीं है, उससे फिर भी काम लिया जा रहा है या करवाया जा रहा है, ठीक। तो आप उसका भी एक वीडियो बनाइए, लेकर पहुंचिए जज साहब के पास, कहेंगे जज साहब खाली हैं, ठीक, ये लीजिए वीडियो देखिए। कहेंगे अरे वाह, क्या वीडियो बना कर लाते हो यार तुम, चलो जाओ बुला कर लाओ उस व्यक्ति को वारंटो जारी करेंगे, और वो दोनों को उठा कर ले जाया जाएगा, जो उस संस्था का मालिक है उसे भी, ठीक, और जो व्यक्ति ये काम कर रहा था उसको भी। अब वो पूछेंगे, जो संस्था का ओनर होगा, ये बताइए कि इस व्यक्ति की पोस्ट क्या है, ठीक, ये क्या करने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक। अब पता चला कि उसका काम ये है कि मरीजों को केवल चाय पानी देना, ठीक, उन्हें समय समय पर दवाइयाँ खिलाना, उसे इंजेक्शन वगैरह देने का कोई वैसा काम नहीं दिया गया है, फिर भी आप उससे ये काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर लॉजिक सही रहा, ठीक, बात सही रही, तब तो वो बच सकते हैं, मगर गलत साबित हो गए तो वहाँ पर उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया आपके पास तीसरा अधिकार हो गया कि अधिकार परीक्षा को वारंटो, कि जब कोई व्यक्ति अपने पद से हट करके कोई कार्य करता है और उससे व्यक्ति की जान का जोखिम हो, तो आप लोगों या नागरिकों की रक्षा के लिए अधिकार परीक्षा जारी करवा सकते हैं और उस व्यक्ति को अंदर करवा सकते हैं। फिर आगे कहा गया है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा हाई कोर्ट पर लगाएगा,
और जो हाई कोर्ट है अपनी से नीचे कोर्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस पर अप्लाई कर सकता है। स्टे ऑर्डर क्या होता है? स्टे ऑर्डर का मतलब होता है यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो, यानी कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, उसे रुकवाना हो, तो आप क्या जारी करवा सकते हैं? स्टे ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई केस है, ठीक, आपने अपने केस की जानकारी अपने वकील को दी और आपका वकील मान लेते हैं कि उस समय देश के कहीं बाहर है और उसने कहा कि ठीक है केस कितने तारीख को है, इतने तारीख को, ठीक उतना तक तो हम आ जाएंगे। अब किसी कारणवश जो फ्लाइट है वो नहीं आ पाई, एक दिन डिले हो गया और आपकी कोर्ट में क्या चलने वाली है? सुनवाई चल रही है। अब वो व्यक्ति आया नहीं आपका वकील, अब वकील उपस्थित नहीं है, ठीक, आपके पास यानी जो साक्ष्य है उसका अभाव हो जाएगा, आपको सजा हो जाएगी। तो व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो वो वहीं से क्या करेगा? जो आपका वकील है वो अपने दूसरे वकीलों से संपर्क करेगा और कहेगा कि सुनो सुनो, पहले जाओ सुप्रीम कोर्ट, अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। उस बेचारे व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया जाएगा जबकि वो निर्दोष है। तुम जाओ और सरकार से अपील करो स्टे ऑर्डर की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगा, पढ़ेगा कि अच्छा ये बात है, तो वो लगाएगा स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ठीक। तो ये होता है स्टे ऑर्डर। तो आप लगा सकते हैं जब आपके पास समय का अभाव हो, ठीक, आपका वकील आपके पास ना हो, थोड़ा बहुत समय लग रहा हो, तो साक्ष्यों के अभाव पर आप स्टे ऑर्डर लगवा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो लास्ट अधिकार है वो है प्रतिषेध, ठीक, नहीं प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण, सर्जरी, ठीक। तो उत्प्रेषण क्या होता है? सर्जरी का मतलब क्या होता है? चीड़ फाड़ कर सर फिर से इलाज करना, ठीक। तो सर्जरी कब अप्लाई होता है? सर्जरी का मतलब होता है कि अब आपके जो केस की सुनवाई है वो सीधे की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कब? यानी आप उत्प्रेषण कब जारी करवा सकते हैं? जब आपका वकील जो है केस लड़ रहा है, लड़ने के बाद आप केस हार गए, मगर वो जो आपका वकील है वो जान रहा है कि ये जो फैसला हुआ है वो अनुचित हुआ है, या जो आपको सज़ा दी गई है वो गलत दी गई है। सज़ा गलत देने का मतलब है कि आपने जो क्राइम किया है उसके लिए आपको केवल 2 ही साल की सज़ा मिलनी चाहिए और जो जज साहब हैं आपको 10 साल की सज़ा सुना दिए हैं। पता चला कि आपने इतना असाधारण सा क्राइम किया है कि आपको केवल 1 महीने की सज़ा मिलनी चाहिए और वो आपको आजीवन कारावास दे देते हैं, ठीक। तो यही कहा गया है कि आप उत्प्रेषण कब जारी करवा सकते हैं? जब अप्राकृतिक सज़ा दी गई हो। अप्राकृतिक का मतलब होता है कि जैसी सज़ा मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली है, जज साहब ने कुछ और ही सज़ा सुना दी, ठीक। उसके बाद कहा गया अधिकार क्षेत्र से हटकर आपको सज़ा दी जाए। अधिकार क्षेत्र से हटने का मतलब, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के आसपास रहने वाला है, ठीक, और वो सारे के वो निवासी है उत्तर प्रदेश का और सारे के सारे क्राइम कहाँ पर कर रहा है? उत्तर प्रदेश में कर रहा है। और एक दिन पुलिस उसकी लोकेशन को पता कर लेती और उसे पकड़ रही है और वो भागते भागते चला गया बिहार, ठीक। और यानी ये जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ हैं, वो तो सभी जगह फैली हुई है। अब वहीं पर बिहार में कोई पुलिस अधिकारी उसे देख लेता है, पहचान लेता है और उसे अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करने के बाद ले जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में ले जाने के बाद उसे सज़ा सुना दी जाएगी, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति जिस जगह का निवासी है उसका जो स्थानीय न्यायालय होगा उसको सज़ा भी उसी न्यायालय में दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को पकड़ कर ले जाएंगे और जम्मू कश्मीर में ले जा कर के उसको सज़ा दिला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप अपने अधिकार क्षेत्र से निकल कर किसी अन्य व्यक्ति को सज़ा सुनाते हैं तब भी वहाँ पर व्यक्ति उत्प्रेषण जारी करवा सकता है। वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बताएगा कि देखिए हम यहाँ के निवासी हैं, हमारा क्षेत्र यहाँ से बिलोंग करता है, मगर ये लोग हमें यहाँ ले जाकर सज़ा दे रहे हैं, ठीक। आप नहीं, आपका वकील जाएगा, समझाएगा जज साहब को, तो जज साहब जारी करेंगे क्या? उत्प्रेषण, ठीक। या अनुचित न्याय का मतलब होता है कि आपके साथ न्याय सही से न किया गया हो, ठीक। तो जब ऐसी सारी स्थितियां होती हैं तब उत्प्रेषण जारी होता है। उत्प्रेषण का अर्थ है कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार दे रहा है कि निचली अदालत में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके सभी, उसने क्या सुना क्या नहीं सुना, क्या निर्णय आया, क्या सज़ा दी गई, वो सभी की सभी चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी। उसमें कुछ भी मान्य नहीं होगा।
अब उस व्यक्ति के केस की पुनः सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर साक्ष्यों को, सबूतों को, गवाह सब कुछ देखा जाएगा, ठीक, और उसके बाद जो फैसला निकलेगा वही सर्वमान्य होगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका अनुच्छेद 32। तो आप देख भी सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितनी शानदार बातें कही गई हैं, कितने अच्छे-अच्छे अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए इसे भारतीय संविधान का हृदय या भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक? और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक? अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक? आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।